पर पता नहीं वो सेकंड वाला कैसे मिस हो गया, पता नहीं कहाँ है वो, दिख नहीं रहा, सारी है बाकी टोटल उसका पता नहीं चल पा रहा कुछ भी। देखो जरा, टॉपिक का नाम है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव, आवाज आ रही है ना मेरी? बस एक बार और ये बता दो। यस सर। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव, हर वेव प्रोग्रेसिव वेव है जो हम पढ़ रहे हैं वैसे फिलहाल अभी, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो दूसरा कोई सुन रहा है तो साउंड जा रहा है, मतलब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह गई। मैंने एक रस्सी को पकड़ा, हिलाया, तो जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह गई। जैसे कभी भूकंप आया तो वहां से एनर्जी हमारे यहाँ तक आई। अरे बस समझ में। तो यस सर। देखा, ऐसी वेव, द वेव इन विच एनर्जी प्रोपेगेट प्रोपेगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर। तो द वेव, ऐसी वेव जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, और मोस्टली सारी वेव में जाती है, स्पेशली वेव बनेंगी जो एनर्जी नहीं जाएंगी, वरना सब में जाती है। प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है। तो जैसे मैं बोल रहा हूं तो भाई मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं सारे वो सुन रहे होंगे, इसका मतलब जो मेरे से एनर्जी निकल रही है वो आगे तक जा रही है। प्रोग्रेसिव, रस्सी का एग्जांपल दिया मैंने, रस्सी हिलाते हो वो एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है रस्सी के। प्रोग्रेसिव वेव, है ना। पानी में एक पत्थर छोड़ा, वो पानी की जो वेव है उसके किनारों तक पहुंच जाती है धीरे धीरे, वो जो एनर्जी है ना वेव की फॉर्म में। तो मतलब वहां पर भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो वो सारी प्रोग्रेसिव वेव है। जब हम प्रोग्रेसिव वेव करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। मान लो कोई वेव का फॉर्मेशन करा मैंने, इस रस्सी को ऐसे घुमा रहा हूँ और रस्सी जो चल रही है उसका एक फोटोग्राफ खींच दिया मैंने, वो फोटोग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। समझ गए ये बात? यहाँ पर ये यस जो सर। होता है इसको क्रेस्ट बोलते हैं और इसको ट्रफ बोलते हैं ना। जो क्रेस्ट होता है ये पीक होता है सबसे ऊंचा, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड सही है क्या? ये जो मैक्सिमम होता है। तो जब रस्सी या कोई वेव चलती है ना, तो हर पार्टिकल ऊपर जाता है और हर पार्टिकल नीचे जाता है अपनी जगह पे, हर पार्टिकल मीडियम का जिसमें से वेव गुजरी है, हर पार्टिकल ऊपर जाता है, हर पार्टिकल नीचे जाता है। पर ये जस्ट एक फोटोग्राफ है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर वेव का फोटोग्राफ है। तो कुछ हमें ये पिक्चर दिख रही है वहां पर उसकी, ठीक है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे टर्म्स होते हैं इसमें वेव के अंदर। जैसे पहली बात, साइकिल ऑफ वेव। साइकिल ऑफ वेव का मतलब होता है, वन साइकिल हम वो करते हैं जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, रिपीटेशन स्टार्ट हो, स्टार्ट होता है। तो जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होता है वहां तक हम एक साइकिल मानते हैं। देखो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई वेव चल रही है यहाँ पर, तो यहाँ के बाद यहाँ से देखो ये गई ऐसे, वही चीज दोबारा आ गई, मतलब यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गई। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये एक साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक ये वन साइकिल काउंट होगी। बात समझ गए क्या? यस सर। अब मान लो कुछ कोई वेव ऐसे है, तो इसकी एक साइकिल कैसे काउंट होगी? भाई यहाँ से रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब ये इसकी एक वन साइकिल है। सर समझ गए बात? जहाँ से वेव क्रस्ट के लिए उठती है वहां पर हमारी रिपीटेशन हो जाती है स्टार्ट। नहीं जरूरी नहीं है, क्या पता ये यहाँ से स्टार्ट हो रही हो, देखो। क्या पता वेव ऐसी हो। तो इसकी एक साइकिल कहाँ से हो गई? यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ तक गई, तो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल हो गई इसकी। समझ में आई मेरी बात? यस सर। है ना। तो वो जो स्टेटमेंट बोल रहे हो तुम, वो नहीं याद रखनी है, हमें ये याद रखनी है जहां पर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। देखिए वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बाद यहाँ के बाद फिर वही चीज रिपीट हो रही है ना, तो इसका मतलब ये पूरी एक साइकिल है। क्लियर है यस सर। क्या? चलो, टाइम पीरियड होता है यहाँ पर जो यूज होता है कैपिटल टी, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल।
एक साइकिल कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। सही है भाई? जैसे यहाँ से यहाँ तक का एक जो समय लिया होगा वो टाइम पीरियड, यहाँ पे यहाँ का टाइम पीरियड होगा एक टाइम का, यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने डॉट लगाया हुआ है ना। अच्छा, फिर आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी को सिंबॉलिकली न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है नंबर ऑफ साइकिल अपॉन में टाइम। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल अपॉन में टाइम। तो एक साइकिल का मतलब देखो, फॉर वन साइकिल के लिए, वन साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल अगर वन है तो टाइम कितना हो जाएगा टी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया वन अपॉन टाइम पीरियड, वन अपॉन टाइम पीरियड। इसकी यूनिट हो जाएगी इसकी पर सेकेंड, और इसको हर्ट्ज भी लिखते हैं, पर सेकेंड या हर्ट्ज। ठीक है, अब देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल मान लो दो वेव है मेरे पास, इन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करते हैं, इन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करते हैं ना। तो मान लो मैंने एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम लिया, मैंने बोला मैं यहां तक के टाइम के लिए ऑब्जर्व करूंगा। सही है, मैंने एक टाइम ये ले लिया। अब यहां से इस वाली वेव को देखो, एक ये, और इस वाली वेव को देखो। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू वन है, और यहां पर फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू टू है। अब आप ध्यान से देखो, इस वाले में क्या हुआ, कितनी साइकिल कंप्लीट हुई है इस गिवन टाइम में, एक, दो। इसका मतलब इसने गिवन टाइम में दो साइकिल कंप्लीट करी है। इसने एक, दो, तीन, चार, इसने चार साइकिल कंप्लीट कर दी उतने ही समय में। इसका मतलब इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इस वाली वेव से। बात समझ में आएगी? यस सर। तो फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल इन गिवन टाइम, किसी गिवन टाइम में कितनी साइकिल कंप्लीट करती है कोई वेव, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसा कि नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी कम है। क्लियर है क्या ये बात? अगला टर्म होता है चौथा, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर होता है 2 पाई/टी, बराबर होता है 2 पाई न्यू। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर होता है 2 पाई/टी, बराबर होता है 2 पाई न्यू। अब इसको मैं बार बार इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आप ओमेगा बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, फोर्थ चैप्टर में भी ओमेगा का प्रयोग करा हुआ है आपने। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? सर एक मिनट, ले लिया सर। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे टर्म है बस ये, इनको एक बार देख लेते हैं, फिर अपनी इक्वेशन पढ़ लेते हैं, डिफरेंशिएशन करके झाड़ पैड़ देखना आराम से हो जाएगा, पहले जैसे ही लगेगा इसमें। अब जो पार्ट आएगा ना बिल्कुल पहले जैसे ही आएगा, सारा देखते रहना भी तुम। बस थोड़ा सा और समय। पांचवी बात, वेव लेंथ। वेव लेंथ जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। वेव लेंथ का मतलब एक वेव की लेंथ। अब एक वेव की लेंथ का मतलब, तो हमने ऐसे डेफिनेशन बनाई जो आपने भी पढ़ी है। एक वेवलेंथ का मतलब दो लगातार क्रस्ट, दो कंजिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की दूरी लैम्डा होती है। दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी लैम्डा होती है। दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच में वेव की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं वेव लेंथ। मतलब ये कि अगर मैंने ये फोटोग्राफ लिया है वेव का, तो यहां से यहां तक की ये जो पूरी लेंथ होगी इस वेव की, ये यहां से यहां तक, ये एक वेव लेंथ हो जाएगी। या फिर यहां से यहां तक। समझ गए मेरी बात तुम लोग? ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, यूनिट इसकी मीटर होगी। दूसरी बात, अगला टर्म होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन कांस्टेंट का एक और नाम होता है एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर
एक होता है वेव नंबर और एक होता है एंगुलर वेव नंबर, इसको k से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रोपेगेशन कांस्टेंट k बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा, k बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा। सही है भाई। इसकी जो यूनिट होती है रेडियन पर मीटर, प्रोपेगेशन कांस्टेंट की। अब यहां पर अगली बात, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मैं वन वेव के लिए बात करता हूं, वन वेव की स्पीड, मान लो वेव की स्पीड तो भी रहेगी, मतलब जो वेव है ना वो अगर एक ही मीडियम में चल रही है तो उसकी स्पीड सेम रहती है। वेव की स्पीड तभी बदलती है जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अदरवाइज वेव की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। सही है भाई। यस सर। तो एक वेव है जिसकी स्पीड भी मान ली, तो एक वेव के लिए जो डिस्टेंस लेते हैं, एक वेव का जो डिस्टेंस लेते हैं वो वेवलेंथ लेते हैं, मतलब लैम्डा। भाई एक वेव के द्वारा, मतलब ये जैसे यहां से मान लो, तो यहां से यहां तक भी एक लैम्डा हो जाएगा, यहां तक आके यहां से एक वेव पूरी हो गई। अरे समझ गए मेरी बात। यस तो सर। एक वेव के लिए बात करता हूं तो वेवलेंथ लैम्डा हो जाएगी, और एक वेव का टाइम जो होता है वो कैपिटल टी होता है, मतलब टाइम पीरियड। तो इसका मतलब ये हो गया। और वन अपॉन टाइम को यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको लैम्डा इंटू में वन अपॉन टी, और वन अपॉन टी होता है फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ वेव बराबर हो गया लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। अब इसको दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक फॉर्म तो ये है और दूसरी फॉर्म ये है स्पीड ऑफ वेव की। लैम्डा को लिखा जा सकता है यहां से, लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन में के, और फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं ओमेगा वाले फॉर्मूले से, ये पढ़ा था ना हमने, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। तो यहां से फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा के इंटू वी। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिए, इस पे न्यूमेरिकल आता है। क्लियर है तुम लोगों को मेरी ये वाली बात। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें, ओमेगा बराबर के वी। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, लाइट के लिए पढ़ा है, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा करके। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है, बस चेंज क्या करा है हमने, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट होती थी, पर्टिकुलर लाइट के लिए लिखते थे, अब मैं वी लिख दे रहा हूं, स्पीड ऑफ वेव। भाई सी की जगह वी हो गया, मतलब वहां पर जब लिखते थे पर्टिकुलर लाइट के लिए लिखते थे। समझ गए मेरी बात। यस सर। ठीक है जी। तो ये छोटे छोटे टर्म है यहाँ पर जो हमें यूज करने होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया सर। चलो भाई, अब आ जाते हैं इसके मेन बात में। देखो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पहले तो मैं अपने हिसाब से समझा ही दूंगा, इतना मेरे को अपने ऊपर भरोसा है। पर अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे बोलूं वैसे याद रख लेना, है ना। क्या है टॉपिक, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। आपको याद होगा हमने पहले पढ़ा था इस चैप्टर से पहले 14, जिसमें हमने पढ़ा था हार्मोनिक मोशन, और वो भी कौन सा हार्मोनिक पढ़ा था, सिंपल हार्मोनिक पढ़ा था। और आपको याद होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम क्या करते हैं कि ऐसा मोशन जिसको सिंगल साइन या कॉस की टर्म्स में लिख सकते हैं, हार्मोनिक मोशन उसे कहते हैं जिसको हम सिंगल साइन या कॉस की टर्म्स में लिख सकते हैं, ऐसा मोशन जो साइन और कॉस की फॉर्म में लिखा जा सके। तो देखना जरा, तो वेव की जो फोटोग्राफी है वो भी तुम देखो तो वैसी है जैसे हमारी पहले थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेव है ना, इसको भी हम हार्मोनिक फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, इसके डिस्प्लेसमेंट को। मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ऐसे इमेजिन कर लो, जो t बराबर 0 टाइम पे उछला, ऐसे मान लो उछला, मतलब आपको याद होगा कि जब एनर्जी या वेव जाती है तो पार्टिकल अपनी जगह पर ऑसिलेट करता है।
तो ये पार्टिकल किसी टी टाइम पर उछला था, 0 टाइम पे। अब वो एनर्जी इस तरफ चलती गई, मतलब वेव इस तरफ चलती गई, वेव इस तरफ चल रही है। यहाँ से डिस्टरबेंस चालू हुआ होगा, जहां से भी वो आते 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 फिर इस पे आया होगा, फिर इस पार्टिकल पे, फिर इस पार्टिकल पे, फिर इस पार्टिकल पे, और हर पार्टिकल अपनी जगह हिला होगा। हमें ये फोटोग्राफ मिली। अब यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में, अब इस वाले पार्टिकल को ले लो आप, मीडियम का जो यहाँ पर पार्टिकल रहा होगा। अब वो पार्टिकल कहां पर है? यहाँ पर है। सही है गलत है? भाई ये शुरू की घटना है जब सीधी रही होगी, ये बाद की घटना है जब वेव बन गई है ना। तो अब ये पार्टिकल यहाँ पर है, जो यहाँ पर हुआ करता था, यहाँ पर कितना है इसका डिस्प्लेसमेंट? मान लो y। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y है, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, सर्कल में डाल देता हूँ। इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y है। अब जैसे जैसे यहां से मैं इस तरफ जाऊंगा, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, हर पार्टिकल का देखो, पहले बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, जब वेव प्रोपगेट करती है, तो जब डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मतलब एक्स पे डिपेंड करता है, यहां से चली गई दूरी पे। और किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड करता है। वेव में याद रखना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, वेव का नहीं होता कोई डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। किसका? पार्टिकल, जिस मीडियम में वो वेव जा रही है। मान लो भाई यहां से यहां तक वेव को आने में टी समय लग गया, टी समय। तो यहां से यहां तक आने में वेव कितनी चली? तो आंसर है वेव चली डिस्टेंस। तो कितना समय लिया वेव ने आने में? तो आंसर है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। समझ गए मेरी बात? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? मान लो x। तो यहां से यहां तक आने का टाइम कितना हो जाएगा वेव का? तो आंसर है टाइम बराबर हो जाएगा वेव के द्वारा चला गया डिस्टेंस अपॉन में वेव की स्पीड। समझ गए मेरी बात? यहां से यहां तक वेव को आने में कितना समय लगा? x अपॉन वी। और अभी यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है? t। तो सोच भाई, ऐसे मैं सोचने के लिए बोलता हूँ तुम्हें, और अगर तुम थोड़ा बोलोगे तो अच्छा रहेगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब टेंशन नहीं लेनी। समझ में आ जाएगी ये बात? भाई मान ले ये पार्टिकल 12 बजे ऑसिलेट करा था, ये वाला पार्टिकल 12 बजे ऑसिलेट करा था, ये वाला पार्टिकल जो यहाँ पर है, सही है, इसने लिया यस यहाँ पर सर। कितना? ये यहाँ पर आ गया 12:15 पे। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, ये पार्टिकल 12 बजे यहाँ पर ऑसिलेट करा था, वही काम ये वाला पार्टिकल कर रहा है 12:15 पे। इसका मतलब यहां से यहां तक आने में वेव को कितना समय लगा? सर 15 सेकंड। 15 मिनट? अरे बड़ी वैल्यू सोचो यस ना, सर, यस सर, है ना? 15 मिनट। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो। तो अगर यहाँ का टाइम, देखो वेव को यहाँ से यहाँ तक आने में 15 मिनट लगे, मतलब एक्स बाई वी टाइम लगा। समझ रहे हो? तो और ये यहाँ पे टाइम अब कितना हो रहा है? टी टाइम हो रहा है। इसका मतलब इस वाले पार्टिकल का टाइम कितना रहा होगा? ये कब ऑसिलेट करा होगा, बता सकते हो तुम? देखो सुनो मेरी बात, मान ले यहाँ पर अभी 12:15 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12:15। 12:15। यहां से 12:15, यहां से यहां तक वेव को आने में लगे 15 मिनट। तो इसका मतलब यहाँ पर टाइम कितना हो रहा होगा? सर 12 बज रहे होंगे। 12 बज रहे होंगे। उसको कैसे लिख सकते हो? यहाँ पर जो टाइम हो रहा है उसमें से इस वाले टाइम को माइनस कर दोगे तो यहाँ वाला टाइम आ जाएगा। सही की गलत? यस सर, सही है। अब इसको जगह को मान लो ए, या फिर मान लो क्या, ए मत मानो, पी मान लो। इस वाले पार्टिकल को मान लो क्यू। क्यू वाले पार्टिकल ने जब ऑसिलेट करा तब घड़ी में समय कितना हो रहा है? टी। सर सही है सवा गलत है बारह बच्चों? यस हाँ, सर। 12:15 जो हमने माना है। और यहां से यहां तक आने में वेव को कितना समय लगा? 15 मिनट। तो यहाँ पर टाइम कितना हो गया? 12। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। अब ऐसे समझो, मान लो जो जिस टाइम पे मैंने ये देखा, घड़ी जो फोटो खींचा, ये पार्टिकल पे टी टाइम लग रहा है ना? और यहां से यहां तक वेव को आने में एक्स बाई वी टाइम लगा। तो मतलब इस वाले पार्टिकल कितनी देर पहले ऑसिलेट करा होगा इस पार्टिकल ने? तो देखो सर 15 मिनट टाइम, पहले ऑसिलेट किया होगा। है ना? तो मतलब इसके टाइम में से इसको माइनस करना पड़ेगा, ये जो टाइम है। सही की ये गलत?
यस सर। 12.25 में से 15, ये मान लो ये 15 था, तो 12.25 में से 15 घटाओगे तो ये आ जाएगा, है कि यस। नहीं? तो टाइम वेर P oscillate before Q, वो समय जब P ऑसिलेट करा था Q से पहले, कितना हो जाएगा? T माइनस एक्स बाई वी। सही की गलत ये बता दो बस मेरे को, यस सर सही है। है ना? भाई यहाँ पर मैंने घड़ी मान लो एक वो बता रहा हूँ जनरल, जैसे 12.15 यहाँ पर बज रहे थे, यहाँ से यहाँ तक आने का मेरे को पता चल गया 15 मिनट लगे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कितना रहा होगा? जो यहाँ टाइम हो रहा है उसमें से ये वाले को घटा दूंगा तो यहाँ का आ जाएगा, है ना? तो अब इस वाले यस सर। पार्टिकल के लिए लिख रहा हूं मैं, जो यहाँ पर पार्टिकल है, क्या लिखा जाएगा? वाई डिस्प्लेसमेंट एक्स कॉमा टी बराबर एम्पलीट्यूड ए, साथ में हार्मोनिक फंक्शन है तो साइन साइन ओमेगा इंटू में टी, यही होता था फॉर्मूला पहले, है ना? यहाँ पर लेकिन जो टाइम लिया गया है वो टाइम कितना है? टी माइनस एक्स बाई वी। बोलो सही है कि गलत है? भाई जब ऑसिलेशन कोई पार्टिकल करता था तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती थी? ए साइन ओमेगा टी, वहां पे टाइम जो टी अलग था ना, जो भी है। अब यहाँ पे टाइम कितना लेना पड़ेगा मेरे को? ये वाला। तो अब इस ओमेगा को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन में वी, और ओमेगा बराबर कितना लिख सकता हूं बच्चों? ओमेगा बराबर के इंटू वी, तो ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा की जगह के वी, साथ में एक्स अपॉन में वी, वी से वी कैंसिल हो गया, तो आ गई इक्वेशन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी, मतलब वाई डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा और टाइम पे भी डिपेंड करेगा। ये वाई किसका डिस्प्लेसमेंट है? पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात? यस सर। तो बस अब आपको ये नहीं समझ में आया या कम समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लेना जब फ्यूचर में। अब बस आपको याद रखनी है ये वाली इक्वेशन, ओमेगा टी माइनस के एक्स वाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, जब वेव प्रोपगेट करती है तो जो पार्टिकल मीडियम के चलते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और टाइम पे भी। यहाँ पर ए का मतलब एम्पलीट्यूड है। इस इक्वेशन को आप एक दूसरी फॉर्म में और लिख सकते हैं अगर चाहे तो। कौन सी फॉर्म? y इज इक्वल टू वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ए साइन ओमेगा की जगह लिखा जा सकता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी। यहाँ पर स्मॉल टी के की जगह लिखा जा सकता है 2 पाई बाई लैम्डा, साथ में एक्स। तो यहाँ से 2 पाई को बाहर लिया जा सकता है, 2 पाई बाहर आ गया, ब्रैकेट में आ गया स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। अनदर फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। समझ गए क्या मेरी बात? तो यहाँ पर बच्चों बस मेरे को एक दोबारा से बात पूछता हूँ, वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव और पार्टिकल? सर पार्टिकल। पार्टिकल का बस याद रखना। वेव तो ऐसे चल रही है, वेव तो ऐसे चल रही है, सर ये मतलब जो वेव का डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये x1t है, ये हमारी q पोजीशन है, और एक्स वन नहीं है, एक्स वन नहीं है, एक्स वन नहीं है, एक्स कॉमा है ये। ये सर x एक्स t हमारी q पोजीशन है, और जो हमारे पास ये t माइनस x x अपॉन v है, बाई ये वी। हमारी x है। हाँ, ये टी माइनस एक्स अपॉन वी इस वाले पार्टिकल के लिए। ठीक है सर। मतलब कहने का ये है कि जब वेव प्रोपगेट कर रही होगी तो जो काम ये अब कर रहा है क्यू वाला, वो काम ये पी वाला पार्टिकल इतने समय पहले कर चुका था। ये सर समझ गया। समझ गए मेरी बात? तो ऐसे मतलब थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड रहता है इस वाले में, पर ये समझ लो कि हम ऐसे लिखते हैं इक्वेशन, ये याद रख लेना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये सर। अब आ जाते हैं। अब देखो तुम्हें ऐसा लगेगा सारी चीजें वही है जो पहले पढ़ाई गई थी। कर दूं इसको साफ? ये सर। ठीक है जी। तो इसको साफ कर देता हूं।
तो अब देखना जरा, तो यहां पर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन आई थी। अब मैं इनमें सबको बताता हूं कौन क्या क्या है। x जो है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन है, इसका मतलब जो हमारी वेव है अर्थात जो हमारी एनर्जी है वो x डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो जो k के Yes. साथ जो होगा वो x है या y है या z है, वो डायरेक्शन ऑफ वेव बताता है, वेव इस डायरेक्शन में चल रही है। k का मतलब है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और प्रोपेगेशन कांस्टेंट अभी मैंने आपको बता दिया। इस t का मतलब है इंस्टेंटेनियस टाइम, मतलब जिस टाइम पर आपने डिस्प्लेसमेंट लिखा है, इंस्टेंटेनियस टाइम, जिस टाइम पर आपने इस डिस्प्लेसमेंट को लिखा है, इंस्टेंटेनियस टाइम। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ए एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, और यही हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ठीक है जी। ये हो गया सारा। अब ये जो कलेक्टिवली साइन का जो फंक्शन यहां पर लिखा हुआ है ना बच्चों, दिस फंक्शन, साइन का जो एंगल है ये साइन के साथ में जो लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड फेज, PHASE, फेज। मतलब जब हम किसी वेव की इक्वेशन लिखते हैं तो साइन या कॉस का जो एंगल है उसको फेज बोलते हैं, सही है क्या? Yes, sir. जब हम किसी वेव की इक्वेशन लिखते हैं तो साइन या कॉस का जो एंगल है उसको हम वेव बोलते हैं। बात समझ गए क्या? और Yes, sir. आपने मैथ में अगर सुना हो, अगर मैथ में आपने सुना हो, एक वर्ड आता है एंगल के लिए, आर्ग्यूमेंट। सुना है आर्ग्यूमेंट कभी? Yes, sir. है ना? तो एंगल जो होता है उसमें उसको आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है। एंगल ऑफ साइन या कॉस जो है, हार्मोनिक फंक्शन का जो एंगल है उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं मैथ में। तो अब जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा ध्यान देना, फेज क्या करता है इन हार्मोनिक वेव। हार्मोनिक वेव किसको कहते हैं वो सुनो। हार्मोनिक वेव उनको कहते हैं ऐसी वेव जिनको हम साइन या कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हार्मोनिक वेव कहा जाता है। ऐसी वेव्स जिनको साइन और कॉस की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको बोलते हैं हम हार्मोनिक वेव। और ये हमने जो कौन सी पढ़ रहे हैं, हम हार्मोनिक वेव ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा मैंने साइन की टर्म्स में लिखा है इसको। समझ गए मेरी बात? तो इन Yes, sir. हार्मोनिक वेव, टू डिस्क्राइब position of a wave, we use phase। किसी वेव की पोजीशन को, किसी वेव की पोजीशन को, है ना, इंफॉर्मेशन मतलब पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, फेज का। या फिर ऐसे लिख देता हूं, इन हार्मोनिक वेव टू डिस्क्राइब अ वेव वी यूज फेज, ऐसे लिख देता हूं। इन हार्मोनिक वेव टू डिस्क्राइब अ वेव वी यूज फेज। हार्मोनिक वेव्स में वेव को डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, ऐसे लिख तो डिस्क्राइब टू कंप्लीटली, ऐसे लिख लेता हूँ तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि ना एक पर्टिकुलर वो लिखने से कुछ फायदा नहीं होता डेफिनेशन से इसकी। कंप्लीटली जैसा मेरा मानना है, कम, अरे क्या लिख रहा हूँ, कंप्लीटली, इन हार्मोनिक वेव टू कंप्लीटली डिस्क्राइब
ए वेव वी यूज फेज। मतलब जैसे आप लोगों का जो आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे आपके स्कूल का आपके गले में जो आइडेंटिटी कार्ड है, उससे आपकी आइडेंटिटी पहचानी जाती है कि भाई इसका नाम मयंक है, इसका स्कूल ये वाला है, इसकी क्लास ये वाली है, इसका रोल नंबर ये है, वगैरह वगैरह जो लिख दिया जाता है। उसी प्रकार से किसी साइन किसी वेव की पहचान किसको देखकर की जाएगी? उसके आर्ग्यूमेंट को। किसका आर्ग्यूमेंट? साइन या कॉस का आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट मतलब यहाँ पर एंगल से है, और ये एंगल को यहाँ पर क्या बोलना है हमें? फेज। जो तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड है तुम्हारे लिए, वो वेव के लिए यहाँ पर फेज है। समझ गए मेरी बात? यस सर, क्लियर है ना? तो हम एंगल देख के बता देंगे कि ये वेव कैसे स्टार्ट हुई है, कहां से स्टार्ट हो रही है, जो भी सारी चीजें। अब सुनो, लेट इफ वेव स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है बस शुरुआत में, बाकी आगे तो जब दो वेव, भाई कोई किसी को बताना है कि वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है या वहां से स्टार्ट हुई है, वो बिना कंपैरिजन के तो बता ही नहीं जा सकता। मैं अगर मयंक तेरे से बोलूं भाई मयंक की हाइट ज्यादा है या कम है, तो मेरे को दूसरा व्यक्ति खड़ा करना पड़ेगा जिससे कंपैरिजन करना है। तो जब तक हम यहाँ पर कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हम इंफॉर्मेशन भी नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? यस यस सर। सर। मान ले मयंक एक वेव चली मेरे घर से, उसकी इक्वेशन लिखी गई। एक वेव चली तुम्हारे घर से, उसकी इक्वेशन लिखी गई। तो कुछ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा उसमें? यस सर होगा। हाँ, तो एक वेव के लिए नहीं लिखा जाता, दो वेव होगी तब कंपेयर होगा कि हाँ भाई अब बताओ कि ये और इसके फेज में क्या अंतर है, ये सब चीजें। पर इसलिए मैं कह रहा हूं तो थोड़ा सब्र रखना है ना। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, तो ऐसे लिखा गया a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है? इफ वेव स्टार्ट फ्रॉम अ फेज फाई नॉट। मान लो उसने मीन पोजीशन, या मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि तुम्हारे लेवल पे तुम समझ पाओ, क्योंकि मैं तो समझ लेता हूं क्योंकि कई बार मैंने इसको पढ़ चुका हूं। इफ वेव नॉट स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, नॉट स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुई तो वहां पर कुछ दिखाना पड़ेगा ना आपको, कुछ ना कुछ, कि भाई यहां से स्टार्ट हुई है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी फिलहाल याद रखें, एक्स कॉमा टी बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हैं फाई नॉट। वो डिपेंड करेगा कि मीन पोजीशन के आगे से स्टार्ट करा है या पीछे से। ठीक है? तो प्लस या माइनस फाई नॉट। इस फाई नॉट को बोलते हैं हम इनिशियल फेज। इसको देख के हम बताएंगे कि भाई शुरुआत कहां से हुई है। इनिशियल फेज का दूसरा नाम होता है इपोच या इपॉक, जो भी बोलना चाहो, इपोच ही बोलते हैं वैसे तो, एपोच। तो कहने का मतलब ये है, जो हमने प्रोग्रेसिव वेव पढ़ी थी, उस प्रोग्रेसिव वेव के अंदर हम लोग एक चीज और जोड़ देते हैं यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं फाई नॉट, एंड फाई नॉट इज कॉल्ड इनिशियल फेज। वैसे तो कोई कुछ पूछता नहीं है डेफिनेशन वगैरह स्कूल में इसकी, फिर भी अगर कोई बोल दे तो आपको बोलना है इनिशियल फेज को हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द इनिशियल पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के कंपैरेटिवली उसने कहां से स्टार्ट की है वो हम बताते हैं। अगर एग्जैक्ट मीन पोजीशन से स्टार्ट करा है तो फेज की वैल्यू 0 होती है बच्चों। अगर मीन पोजीशन के अलावा कहीं और से स्टार्ट किया है तो आपको फेज गिवन होगा कि भाई यहां से स्टार्ट हुई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यस सर, क्लियर। तो ये हमारी एक कंप्लीट वेव की इक्वेशन है जो मैंने यहाँ लिखी है। अब यहाँ प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, मैं प्लस लेकर चलूंगा, पहले ही बता देता हूँ। चलो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल। अभी देखना तुम्हें समझ में आ जाएगा फेज में कैसे कैसे क्या है, थोड़ा समय लगेगा, मेरे को टाइम ले देना लिया पड़ेगा सर। तुम्हें। कल तक सारा जब खत्म हो रहा होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। अब देखो भाई जरा, अब देख बता, इतनी मेहनत करके आराम आराम से समझा रहे हैं तभी तो कुछ हो पाएगा। हो जाएगा कोर्स भी भाई, तुम्हारा पेपर मंडे को है, मैंने बोला ना 14 चैप्टर तक कर लो। इसमें से तो वो आ जाएगा जो मैं आपको भी इंपॉर्टेंट बोला है, जैसे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बोला था, कौन सा? न्यूटन्स लॉ वाला। दो तीन टॉपिक और बताऊंगा, कुछ मत पढ़ना, वो तीन चार टॉपिक पढ़ लेना बस, पेपर में हो जाएगा अगर डेरिवेशन आया उसमें से।
या क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन भी मुझे पता है कि इस पे आएगा टॉपिक पे। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पर, ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट समझ लेना। बस होगा क्या, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, पर वैल्यूज चेंज हो जाएगी, लेकिन जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ उसको याद रखना। सही है क्या? तो देखो जरा, वो एक बीच वाला पार्ट में डायरेक्ट बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। ये y इज अ फंक्शन ऑफ x, t, इक्वेशन दे रखी है 4 साइन, दो कराता हूँ क्वेश्चन, 2 पाई ब्रैकेट में t अपॉन में 0.1 माइनस x प्लस 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 1/2। चलो सही है भाई, ये एक इक्वेशन दे रखी है आपको, है ना। अब आपको बोला है यहाँ पर ये कर लो, पाई बाई इसको कर लो 6 कर लेते तो कट जाएगा, ठीक है। 1/6 कर दिया ऐसे, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेंटीमीटर में है और जो टाइम है वो सेकंड में है। ठीक है जी। आपको क्या क्या निकालने को बोल सकता है यहाँ पर, एक तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा वेवलेंथ, चौथा स्पीड ऑफ वेव, पांचवा इनिशियल फेज, चौथा, सातवां, आठवां, सब कुछ इसी में हो जाएगा। सही है भाई। अब इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस बाहर वाले एंगल को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, इस बाहर वाले एंगल को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। सही है भाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, t बराबर 4 साइन, ये 2 पाई अंदर गया तो कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल t अपॉन में 0.1 माइनस 2 पाई x प्लस 2 पाई बाई 6। बोलो सही है क्या? यस सर। अब चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 4 साइन 0.1 है, ऊपर आएगा तो 20 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स प्लस में पाई बाई 3। समझ गए ये बात? यस सर। सबसे पहले एम्पलीट्यूड निकालना है, तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए कुछ नहीं देखना आपको, ये देखो साइन के आगे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई? 4 सर। 4, तो ये 4 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड हो गया। सही है क्या? फिर यस सर। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो जब फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो ये देखना टी के साथ क्या लिखा है, टी के साथ जो लिखा है उसे देखो कितना लिखा है टी के साथ। 2 पाई बाय नहीं नहीं 0.1 नहीं नहीं, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया उसको, देखो तो सर 20 पाई। 20 पाई, उसको ओमेगा के बराबर रख देना, 220 पाई को। सही है, यस सर। और ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई न्यू बराबर 20 पाई, पाई से पाई कट जाएगा तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। समझ गए? यस सर। फिर निकालनी है वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालने के लिए देखो, वेवलेंथ यहां लिख दूं, वेवलेंथ जो x के साथ है, जो x के साथ है, बताओ x के साथ कितना है, माइनस माइनस छोड़ देना, साइन छोड़ सर देना, 2 पाई। 2 पाई, उसको लिखो k के बराबर, तो k बराबर हो गया 2 पाई जो गिवन है इसमें। लेकिन k को क्या लिख सकते हैं, याद है तुम्हें अभी पढ़ाया था मैंने, k यस सर, बराबर 2 पाई पाई बाय बाई लैम्डा लैम्डा। बराबर 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया तो लैम्डा कितना आ गया, 1, 1 क्या, सेंटीमीटर। समझ गए? अगला यस सर। स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव याद करो, स्पीड ऑफ वेव में अभी मैंने पढ़ाया था ओमेगा बराबर केवी, पढ़ाया था। यस सर। और ओमेगा कितना है अभी आपने देखा, ये रहा 20 पाई, 20 पाई, के कितना है 2 पाई, इनटू में वी,
पाई से पाई कट गया, देखो ओमेगा की वैल्यू ये रही और के की वैल्यू ये रही, और ये कट गया तो v बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिवन था। सही है। इनिशियल फेज जो अकेला है, अकेला मतलब ना तो t के साथ है ना तो उसके साथ x है, जो अकेला है समझ गए, ना उसके साथ t है ना उसके साथ x है, कौन बचा? सर फाई नॉट। पाई, पाई या पाई बाई 3? ये सर पाई बाय 3। तो वो फाई नॉट हो गया, तो फाई नॉट बराबर पाई बाई 3। अगर आप चाहते हैं कि भाई पेपर के लिए डायरेक्ट कुछ पढ़ना है तो इस तरीके का क्वेश्चन ये कर लेना है, आपको कुछ भी पूछे सब कुछ, और मान ले पहले से ये इस फॉर्मेट की फॉर्म में दे रखा हो तो और ही आसान हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब पहले से ही साइन के अंदर साथ में जो भी है वो सारा अंदर ही है, तब तो सारा आसान ही है। लेकिन अगर सर बाहर दे रखा है तो पहले उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। हाँ सर ऐसे ही क्वेश्चन आता है ऊपर में एकदम से। आया था ना? यस सर एकदम सेम यही आया था। हाँ 15वें चैप्टर में मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप न्यूमेरिकल के लिए कुछ करेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन कर लेना, पेपर में आता है। ठीक है जी। यस अभी सर। आएगा ना तुम्हारा पेपर, तो अभी होगा ना? सर नहीं, इससे पहले पेपर हुआ था ना, उसमें अच्छा आया वो था। वाला, ठीक, वो मैंने देख ही नहीं पाया अभी, तो देखूंगा यार, अब भूल जाता हूँ, टाइम में बिजी हो जाता हूँ क्लास में, अब सुबह से निकला हुआ हूँ मैं। सर सर हो सके तो कल उस सर हो सके तो कल उसके आंसर की भेज देना एक बार ही। आंसर की भाई भेज दूंगा, कल संडे ना। कल यार फिर आदित्य पहले तुम भरोसे मत बैठियो, लेकिन पढ़ लियो। कल सुबह 9:30 से क्लास है लगातार, और 3 साढ़े 3 बजे तक है, लेकिन उसके बाद मैं भेजने की कोशिश करूंगा शाम को। पर ओके सर। भरोसे मत बैठना। हाँ कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछने हैं तो मेरे को फोन करके पूछ लेना, ओके सर। है ना? अब सारे करने बैठूंगा तो यार फिर, क्योंकि सुबह टाइम 9:30 से क्लास है मेरी। पर मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, अगर तुम्हें उसमें से जो जो नहीं आ रहे हैं, जिन पे डाउट है, वो मेरे से पूछ लेना, बता देना कि सर ये है, तो मैं तुरंत बता दूँ, फोन कर लेना, तुरंत बता दूँ, 5 मिनट में ले लूंगा। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। यस सर। यस सर। अब मेरे को इसमें तुम्हें कुछ नहीं कराना, बस इतना सा पार्ट में लिखना चाहूंगा इसमें, है ना? कौन सा पार्ट? वही पार्ट जो आपको एसएचएम में पढ़ाया गया था। कौन सा पार्ट? देखो जरा, आपको मैं याद दिला देता हूँ, बस जस्ट कुछ करना नहीं है मेरे को। देखो भाई, आप याद करो, हमने पढ़ा था मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये सब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये सर पढ़ा तो था। स्पीड का फॉर्मूला क्या आया था? स्पीड किसकी? वेव की नहीं, स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि वेव की स्पीड तो वही है, ओमेगा वाला जो फॉर्मूले से निकाला है, स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। जब वेव चलती है तब पार्टिकल की स्पीड v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पढ़ा है ये फॉर्मूला? वही फॉर्मूला लगना है। यस दूसरा, सर। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल नॉट वेव, फिर बता रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल लिखा जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। फिर टाइम, ये सब काइनेटिक एनर्जी मान लो। काइनेटिक एनर्जी तो लिखाई थी, सीधे टोटल एनर्जी लिखता हूं, टोटल एनर्जी सर लिखा हाफ जाएगा। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होती है ना। हाँ बस ये होती है। तो वही जो डेरिवेशन हमने ऑसिलेशन में पढ़े थे, वही ऑसिलेशन यहाँ दोबारा पढ़े जाते हैं, वो वही चीजें दोबारा रिपीट पढ़ी जाती है। इसलिए मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं कराता, ना मैं कराऊंगा। आपको वाला आता है तो वही वाला करना है, समझ गए मेरी बात? यस सर वो वाला आसान था। हाँ तो बस वही करना है। तो उसके बाद हमारे पास अब जो रह गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के साथ साथ मेरे ख्याल से स्टैंडिंग वेव में तुम्हारा जो पार्ट है वो है, मतलब कल का पार्ट हमारा वापस रह रहा है बस। कल ये चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं। सर अगर आप अभी फ्री हो तो अभी ले लो। अभी क्लास, अभी तो अगर मैं खत्म भी कर दूंगा कोई फायदा नहीं, नया टॉपिक है, मतलब इससे रिलेटेड जो सारा पार्ट था वो खत्म हो गया। अगर मैं खींचूंगा तो वो सारा एक साथ में ही कराना पड़ेगा, और वो लगेगा कम से कम 1.5 घंटा, ज्यादा भी लग सकता है।
इसलिए कल का एक बार कर लो, और थोड़ा सा कल ये मत करना ना, तो मेरी बात सुनो, आज यहाँ तक पूरा कर लो जो जो तुम्हारे चैप्टर पेंडिंग है। कल वाली क्लास में 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा, और उनमें से 2-3 डेरिवेशन वो, आज वाला ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने वो बोला था न्यूटन, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, उनमें से कंफर्म आ जाएगा पेपर में, ये मेरी गारंटी है। तो सर कल ओके वाली सर। क्लास कितने बजे होगी? कल वाली क्लास लेंगे आराम से, शाम को लूँ कि दोपहर में लूँ, शाम को ही ले लूँ, सर तीन देख चार लो आप, बजे सर अगर देख दोपहर लो। में हो पढ़ तो लेना बढ़िया है। सर है। जल्दी से जल्दी हो जाए तो बढ़िया है। एक काम सुनो तो मेरी बात, पूरा यस दिन सर। आराम से पढ़ लो, कोई क्लास मत लेना, 5 बजे रख देता हूँ, बताओ। ये सर 5 बजे ओके सर। ठीक है। 5 बजे पढ़ लोगे तो ऐसा करेंगे, फिर उसके बाद 6:30 पौने 7 तक खत्म हो जाएगा चैप्टर, और फिर उसके बाद वो कर देना, क्या कहते हैं उसको, एक बार 2 बार रिपीट कर लेना, और अपना फिर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। पर जब तक क्या ओके सर। करो ना, पूरा पुराना वाला ढंग से पढ़ लो, 14 तक 15 तक भी ऑलमोस्ट हो गया। एक टॉपिक रह रहा है तुम्हारा, कौन सा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड स्टैंडिंग वेव का, बाकी तो तुम्हारा खत्म हो गया। जो मेन था वो ये था आज का, कि जो मैंने वो जो क्वेश्चन कराया ना, ये वाला